नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। आज का मेरा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि इनकम टैक्स का एक चैप्टर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ चैप्टर है और इसे पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो आज हम पहले बेसिक थ्योरी के रूप में वेतन क्या है और विभिन्न प्रकार के भत्तों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये देखिए, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी जो होता है वो केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता मीन्स बेसिक और डीएसी बस नहीं बनता है, बल्कि इसके अलावा जो सैलरी है, सैलरी जो है वो अलाउंसेस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये अलग हुआ। सैलरी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ बेसिक डीए, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स पेबल टू द एम्प्लॉइज जब वो जॉब में है, और ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जब वो रिटायर होता है तो उसे जो चीजें प्राप्त होती हैं उसे हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहते हैं। वह भी पार्ट ऑफ सैलरी होता है जो एक एम्प्लॉइज को पेबल होता है। सबसे पहले सैलरी को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें पढ़ना है वो यह है कि सैलरी टर्म तभी एप्लीकेबल होगा जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन डेवलप होगा। कर्मचारी, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा, वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना नहीं हो सकती। वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना के रूप में वह तभी मान्य होगा जब दो व्यक्ति के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी के रूप में संबंध विद्यमान है। यही कारण है कि हमारे देश में सांसद और विधायकों को जो वेतन के रूप में देय होता है वह कभी भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होता, क्योंकि उनके मध्य किसी भी प्रकार का कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं रहता है। सरकारी कर्मचारियों को सामान्यतः कुछ बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। आयकर पढ़ते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ध्यान में रखना चाहिए या आपको ध्यान में रखना चाहिए वो यह है कि ऐसा कोई भी खर्च, ऐसा कोई भी व्यय जो एक कर्मचारी को करना चाहिए, यदि उसका नियोक्ता करता है तो संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि कर्मचारी को जो चीज खर्चा करना चाहिए उसका मालिक कर रहा है, अर्थात कर्मचारी के लिए वो पैसा पूरा का पूरा बच रहा है, अतः वह उसके लिए आय हुआ और वह उस पर कर देने के लिए सदैव दायी रहेगा। बहुत सी चीजें शासकीय कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए प्रायः कर मुक्त होता है। हम सदैव प्राइवेट कर्मचारी का ही गणना प्रश्न में करते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया, वेतन से तात्पर्य यदि हमें रखना है तो मालिक और नौकर का संबंध होना चाहिए, तभी वह वेतन माना जाएगा। वेतन अर्जित आय के आधार पर निकाला जाता है, प्राप्ति के आधार पर नहीं। यदि आपने अर्न कर लिया है तो यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन इट। अब हम बात करते हैं भत्तों के बारे में। अलाउंसेस। एक कर्मचारी को मुख्यतः 3 प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं फुली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। दूसरे को अंशतः पार्शियली टैक्सेबल मींस अंशतः कर योग्य भत्ते, और फुली टैक्स फ्री मतलब पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस उन अलाउंसेस को कहा जाता है जिस पर एक कर्मचारी को प्रत्येक दशा में कर का भुगतान करना पड़ता है। सिटी कंपनसेशन अलाउंस, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को यह भुगतान किया जाता है और यह पूर्णतः कर योग्य होता है। टिफिन अलाउंस, बहुत से कर्मचारियों को टिफिन भत्ता दिया जाता है, यह भी पूर्णतः कर योग्य होता है। महंगाई भत्ता, इसके बारे में हम समय समय पर टीवी और के माध्यम से या अपने पेरेंट्स से सुनते हैं जो नौकरी पेशा है। महंगाई भत्ता बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है जो महंगाई बढ़ने के साथ साथ या भत्ते के रूप में समय समय पर एक कर्मचारी को देय होता है और यह पूर्णतः कर योग्य होता है। सर्वेंट अलाउंस, नौकर भत्ता। मेडिकल अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस जब एक व्यक्ति एक विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग में अपनी सेवाएं देने के लिए जाता है तो उसे डेपुटेशन अलाउंस मिलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, किसी कारण से वह शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देने जाता है तो उसे डेपुटेशन अलाउंस की पात्रता होती है और वह भी वेतन का एक भाग होता है जिस पर उसे कर देना पड़ता है। लंच, मील, रिफ्रेशमेंट अलाउंस, यह भी पूर्णतः कर योग्य होता है। ओवर टाइम अलाउंस, एक व्यक्ति को निर्धारित समय के लिए अब कार्य प्रति दिवस करना होता है, परंतु यदि एक व्यक्ति
अपने निर्धारित कार्य की अवधि से अधिक अवधि के लिए कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उसे ओवर टाइम की पात्रता होती है और उस पर जो उसे अलाउंस प्राप्त होता है वह पूर्णतः कर योग्य होता है। चलिए इसी क्रम में हम अगली इसी पेज पे देखते हैं पार्शियली टैक्सेबल। इसमें हम उन राशियों को देखें, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया है, कन्वेंस अलाउंस दिया है, डेली अलाउंस दिया है, हेल्पर अलाउंस दिया है, रिसर्च अलाउंस दिया है और यूनिफॉर्म अलाउंस दिया है। ये सभी भत्ते दिए जाते हैं या मानकर दिए जाते हैं कि इनकी उपयोगिता प्रति दिवस है और कर्मचारी द्वारा इसका पूर्ण उपयोग किया जाता है, परंतु यदि इनके द्वारा कुछ राशियों को बचा कर रख लिया जाता है और इसकी सूचना कर दी जाती है तो बची हुई राशि प्रत्येक दशा में कर योग्य होगी। देखिए उन सभी भत्तों पर जो खर्च करते हैं वह छूट माना जाता है, पर जो बचा लेते हैं उस पर कर लगेगा, टैक्स आपको देना पड़ेगा। कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। यह माना जाता है कि यह भत्ते जो उन्हें प्रदाय की जा रही हैं वह केवल और केवल उनके कार्य से संबंधित है और वह संपूर्ण राशि उनके कार्य की प्रक्रिया में लग जाती है, फलस्वरूप ऐसे भत्ते उनके लिए पूर्णतः कर मुक्त होता है। और देखिए फुल्ली फैमिली अलाउंस मिलता है, प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वार्डन अलाउंस मिलता है, नॉन प्रैक्टिस से डॉक्टर्स लोगों को मिलता है, प्लानिंग अलाउंस, ये सभी अलाउंस पूर्णतः कर योग्य होते हैं। उसी प्रकार जो मैंने भी समझाया उदाहरण के लिए पार्शियली टैक्सेबल, अगर मैं कुछ राशि बचा लेता हूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति को हमने ट्रेवलिंग अलाउंस प्रदान किया है और उसे हमने 10,000 दिया है और वह 7,000 ही यूज करके 3,000 रुपए बचा लेता है, तो ऐसी दशा में वह इस 3,000 की राशि पर टैक्स देने के लिए बाध्य होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मकान किराया भत्ता, यह जो हम अभी पढ़ रहे थे पार्शियली टैक्सेबल, अंशतः कर मुक्त अलाउंस के रूप में माना जाता है और इसकी हमारे द्वारा गणना की जाती है। मकान किराया भत्ता प्रायः प्रत्येक कर्मचारी को प्रदान किया जाता है, चाहे वह स्वयं के आवास में रहता हो या उसे कंपनी ने आवास प्रदान किया हुआ है। यदि वह स्वयं के आवास में रहता है तो संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। यदि उसे सरकार ने या कंपनी ने आवास उपलब्ध कराया हुआ है तो प्राप्त भत्ता में से उसके द्वारा चुकाया गया किराया माइनस हो जाएगा और शेष राशि उसके लिए कर योग्य होगी। मकान किराया भत्ता की गणना के संबंध में क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं मेट्रो सिटीज, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, और दूसरा होता है नॉन मेट्रो सिटीज जिसमें 4 शहर के अलावा सभी शहर शामिल होते हैं। इसके लिए हमें क्या याद रखना है, वास्तव में जो हमने भत्ता प्राप्त किया है, दूसरा वेतन का 50%, तीसरा है वेतन के 10% से अधिक उचित किराया, फेयर रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। अब देखिए वास्तविक प्राप्त भत्ता जो हमें मिलता है वेतन का 50%, वेतन से तात्पर्य हम आगे देखेंगे उपरोक्त तीनों में जो सबसे कम होता है वह कर मुक्त होता है। मतलब जब भी हम मकान की पार्शियली टैक्सेबल निकालते हैं तो हम हमेशा कर मुक्त राशि की गणना कर लेते हैं ताकि हमें वास्तव में कितने की छूट मिल रही है और हमें कितने कर का भुगतान करना पड़ेगा, कितना हमारा आय है और कितना आय से कर मुक्त है, इसकी सरलता से हमें पहचान हो जाती है। तो वास्तविक प्राप्त भत्ता वेतन के 50% अगर महानगर है तो, और वेतन के 10% से अधिक उचित किराया है, मतलब फेयर रेंट जो उसी प्रकार के मकान का किराया रहता है वह वैल्यू माइनस वेतन का 10% जो हम करते हैं, तो जो यहाँ पर हमारा निकल जो तीनों में कम होगा वह कर मुक्त माना जाता है। इस मींस टैक्स फ्री होता है। इस प्रकार से कर योग्य टैक्सेबल किसको मानेंगे, एक्चुअल रिसीव्ड, ये जो हमने वास्तव में रिसीव किया है, माइनस जो तीनों में कम होगा वो हमारे लिए टैक्सेबल या कर योग्य होता है। जब हम अन्य शहरों के बारे में, महानगर के बारे में बात करते हैं, गैर महानगर के बारे में बात करते हैं, तो वास्तविक प्राप्त भत्ता वेतन का यह 40% हो जाता है जो महानगरों की दशा में 50% है, वेतन के 10% से अधिक उचित किराया, 10% एक्सेस ओवर फेयर रेंट। इसमें भी वही बात है, जो उपरोक्त में कम होगा वह कर मुक्त होगा और इस प्रकार से कर योग्य माने वास्तविक प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त भत्ता। इसे हम पृथक से जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे
तो हम एक बार जरूर देखेंगे, तो ये चीजें हमको और सरलता से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ देखिए, जब भी हम मकान किराया भत्ता की गणना करते हैं, HRA का कैलकुलेशन करते हैं, तो सैलरी इक्वल्स टू मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन। केवल कमीशन दिया होगा तो कभी भी नहीं लिया जाता, बिक्री पर कमीशन दिया है तो हम लेते हैं। अब यहाँ मैंने टर्म यूज किया कि महंगाई भत्ता जो होता है वो सेवा शर्तों के अनुसार होता है। तो सेवा शर्त के अनुसार हम कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होगा कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार है, या इन लिखा होगा इन टर्म्स ऑफ कंडीशन शब्द का प्रयोग किया गया होगा। दूसरा, महंगाई भत्ता के स्थान पर महंगाई वेतन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह सेवा शर्तों के अनुसार माना जाता है। तीसरा, यदि एक व्यक्ति के पीएफ में महंगाई भत्ता का अनुदान कटता है तो वह सेवा शर्तों के अनुसार ही माना जाता है। इस प्रकार इन तीनों में से कोई भी पहचान एक प्रश्न में है तो महंगाई भत्ता स्वयं भी सेवा शर्तों के अनुसार मान लिया जाएगा। अब आइए, इसे हम कहते हैं मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता एक कंपनी जो सोशल सर्विस को डील करती है या जिसका बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड काम होता है, या ऐसा कंपनी जहां पर कस्टमर्स का प्रति दिवस आना जाना रहता है, तो ऐसी स्थिति में कस्टमर्स के सत्कार के लिए, उनके वेलकम के लिए जो खर्चे एक अधिकारी के द्वारा या नामित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसके गणना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सामान्यतः जब हम प्राइवेट कंपनी के बारे में या नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी के बारे में बात करेंगे तो उसे प्राप्त होने वाला एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरी तरह से कर योग्य होगा। यहाँ पर हम मनोरंजन भत्ता या एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो गणना कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी होने की दशा में कर रहे हैं। यहाँ पर वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा वेतन का 2/5 और अधिकतम 5,000 रुपए, यह इसका सूत्र है। वास्तविक प्राप्त भत्ता वेतन का 2/5 या अधिकतम 5,000 रुपए है पर एनम प्रति वर्ष। जो तीनों में कम होगा वह कर मुक्त होगा, शेष राशि कर योग्य होगी। यहाँ वेतन से तात्पर्य केवल मूल वेतन को लगाया जाता है। अब देखिए अदर पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस और कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय अलाउंसेस, मतलब ऐसे कर्मचारी जो रेल में अपनी सेवाएं देते हैं, जहाज चालक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें जो भत्ते प्राप्त होते हैं, यहाँ लिखा है 10,000 रुपया पर मंथ या 70% प्राप्त भत्ते का जो दोनों में कम हो की छूट की पात्रता होती है। प्राप्त भत्ता या 70% ऑफ अलाउंस जो दोनों में कम हो उसकी छूट की पात्रता होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,600 रुपए, और यदि विकलांग हैं, अंधे हैं, उनको यदि हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं तो 3,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से उन्हें छूट की पात्रता होती है। इससे अधिक की राशि प्राप्त होने पर वह कर देने के लिए बाध्य होगा। बच्चों के शिक्षा पर ये शिक्षा भत्ता उन्हें अगर एक कंपनी प्रदान करती है तो 100 रुपया प्रति छात्र, अधिकतम 2 छात्रों के लिए 1200 रुपए, इस प्रकार से 2,400 रुपए अधिकतम छूट की पात्रता एक कर्मचारी को शिक्षा भत्ता प्राप्त करने की दशा में होती है। हॉस्टल अलाउंस, यदि बच्चों को हॉस्टल में रखा जाता है और इसके खर्चे का, इसके भत्ते का भुगतान कंपनी करती है तो प्रति बच्चा 300 रुपए, अधिकतम 2 बच्चों के लिए अर्थात 3,600 प्लस 3,600 7200 रुपए अधिकतम छूट की पात्रता इस खाने पर होती है। ट्राइबल अलाउंस 200 रुपए प्रति माह यदि प्राप्त होती है तो अधिकतम 2,400 रुपए वार्षिक छूट की पात्रता होती है। अंडरग्राउंड अलाउंस जो खदान में अपनी सेवाएं देते हैं उन्हें 800 रुपए तक मिलने वाला भत्ता अर्थात एक साल का 96 रुपए 9600 छूट की पात्रता होती है। हाईली एक्टिव एरिया, जोखिम भरे क्षेत्रों में जो अपनी सेवाएं देते हैं, खासकर फौजी लोग होते हैं जो हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, वो सियाचिन जैसे पहाड़ी और बहुत ही
हाई जोखिम भरे एरिया में जो अपनी सेवाएं देते हैं कोई भी व्यक्ति, उन्हें मिलने वाला भत्ता 3200 रुपया 4200 रुपया 4200 पर मंथ छूट की पात्रता होती है। उसी प्रकार अंडमान निकोबार में वालों को जो आइसलैंड अलाउंस प्रदान किया जाता है वह 3250 रुपये पर मंथ छूट की पात्रता उन्हें बनती है। इस प्रकार से आज हमने भत्तों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा।